हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। तो आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें। इस चैप्टर में अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात करी। अभी तक हमारे 1 to 17 कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, आप अपनी कोई भी कॉपी कोई भी बुक अगर आप रेफ़र करें तो आप उसमें चेक कीजिए कि क्या हमने जितने कॉन्सेप्ट किए हैं उसमें कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी अगर रह गई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ज़रूर क्वेश्चन रेज़ करें कि सर ये चीज़ रह गया है। ठीक है, और आपके किसी भी रिगार्डिंग में कोई डाउट है तो ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 18। इसका कुछ अलग ही नाम रखा है। मैंने क्या लिखा है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, और कुछ भी टॉपिक है लेकिन इस चैप्टर के लिए अभी फ़िलहाल हमारे पास इतना ही है। अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो आई विल मेक सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट फॉर दैट थिंग। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम की मैं बात थोड़ा करना चाह रहा था। रीज़न क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मली क्या होता है, ये पूरे ईयर का दिया जाता है। का दिया जाता है और ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे इसे हम पे करते हैं। ठीक है, अब इसको पे करने की डेट ये तो है नहीं कि हम 1 अप्रैल को ही पे करेंगे। हो सकता है हम इसे 1 जुलाई को पे कर दें। ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की हो इसका टाइम पीरियड। नॉर्मली ये एनुअल पूरे साल का होता है। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून का हो, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 1 अक्टूबर से क्या, अक्टूबर से पहले क्या था, सितंबर, 30 सितंबर तक का हो। सॉरी, 31 सितंबर होता है। हाँ, 31 सितंबर तक जितने का भी 31 सितंबर का होता है। 30 सितंबर, 30 सितंबर, 31 से 30 सितंबर का होता है। ठीक है, इतने का, ये 1 साल का है, इतना का। तो अब सर इसमें क्या दिक्कत आती है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ बताएगा नहीं। ठीक है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि हमने पूरे साल का 48, इस साल हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो था वो पे किया 4800 रुपये, और ये कितने का है, ये एनुअल है, पूरे साल का है, ईयरली है, एनुअल। और ये हमारे को कब लगता है, ये हमारा लगता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर का। अब यहाँ पे ना हमें दो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी और खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा कि सर जो मैंने 4800 मैंने पे किया ना, इसमें दो हिस्से होंगे। इसका एक तो 6 महीने, देखो हमारे इस साल एक्रू कितने का है, एक्रूअल बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो 4800 ये पूरे 12 महीने का है। ये कितने महीने का है? 1200 महीने का है। लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो कितने महीने का है इस साल, जिस साल हमें इसे कंसिडर 6 महीने का। गलती से जीरो लिखा दिया मैंने, 6 महीने का। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, 6 महीने का निकालूंगा, ये मेरा आ गया 2400। ये 2400 जो है इसको मैं चार्ज कर दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। सर अब बचा हुआ 2400 का क्या करें, जो ये 2400 है ना, ये कहा जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट आपको पता ही है, करंट एसेट्स होती है तो सीधा कहाँ चली आएगी, बैलेंस शीट के अंदर। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, सही। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, डेट से काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे ये आता था कि भाई आपको आउटस्टैंडिंग प्रीपेड निकालना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक चीज़ ये एज्यूम करनी पड़ती है, आपको बैलेंस शीट भी देखने पड़ेगा, पिछले साल का ओपनिंग आपको देखना पड़ेगा। और आपको ओपनिंग में ना शायद शायद दिख रहा होगा 2400 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका मतलब 2400 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा होगा। इसका मतलब आपने इस साल वाला जो 4800 था उसके दो हिस्से करे, 2400 और 2400। और ये 2400 आपका एक्रूअल वाले बेसिस पे आ गया और ये 2400 आपका बैलेंस शीट में चला गया। लेकिन जो ये 2400 बैलेंस शीट में पहले से पड़ा हुआ था ये भी तो इस साल एक्रू उठ जाएगा, क्योंकि ये एडवांस था पिछले साल। ठीक है, ये पिछले साल एडवांस था तो इस साल का एक्रू होना चाहिए था। तो इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो टोटल अमाउंट चार्ज कितना हो रहा है, 4800, जो आपने एक्चुअल में पे किया था। ठीक है, तो आपको टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको कितना चार्ज करना है, पूरा 4800 चार्ज करना है। और बैलेंस शीट में कितना लेके जाना है, 2400। पिछले साल भी 2400 था। इसको करने की शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको बैलेंस नॉर्मली अगर वो बोलता है कि सर पूरे साल का 4800 रुपये है, तो ये 12 महीने का है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप 12 पूरा का पूरा 4800 चार्ज कर दो। और ये देखो कि हम इसे पे कब करें, 1 अक्टूबर को पे करते हैं, इससे पहले कितने, 6 महीने का। इसका मतलब इसका एडवांस गया होगा तो इसका 6 महीने का 2400 बनता है। इसको सीधा कैरी फॉरवर्ड कर दो। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको ये तरीका बताया है, इस तरीके से आप सॉल्व करो। 2-4 क्वेश्चन करोगे तो कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। भाई क्वेश्चंस हैं तो डाउट अगर हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछें। आगे सेकंड थिंग,
ये एफडी है, आप इसे इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एफडी और इन्वेस्टमेंट दोनों की बात करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एफडी भी एक इन्वेस्टमेंट के रूप में, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एफडी का मतलब होता है एक टाइम, वन टाइम डिपॉजिट होता है। आप एक बार बैंक के पास जाते हो, नॉर्मली बैंक के पास होता है, ये पोस्ट ऑफिस में भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप बैंक के पास जाते हो नॉर्मली, इसलिए मैंने जनरली बैंक लिखा क्योंकि नॉर्मली बैंक के पास जाके ही होता है ये। आप बैंक के पास जाते हो और एक वन टाइम डिपॉजिट कराते हो और बोलते हो ये मेरा पैसा रख लो और मुझे ना इसके ऊपर इंटरेस्ट दे देना। और बैंक बोलती है हम ये जो इंटरेस्ट है ना आपको सीधा क्रेडिट कर देंगे आपके अकाउंट के अंदर, कौन से, आपके एफडी अकाउंट में से ऐड ऑन कर देंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट इज जनरली ऐड करते जाता है इसी अकाउंट के अंदर, और नेक्स्ट ईयर कंपाउंड बेसिस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हमें एफडी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। चलो ये मैं आपको लॉ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बैंकिंग सिस्टम नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों ये समझते हैं। इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रोल बेसिस, लेकिन इसके ऊपर इनकम जो है ना वो एक्रोल बेसिस पे चार्ज होनी चाहिए। आपको उसको एज ए इनकम कंसिडर करना पड़ेगा एक्रोल बेसिस पे, कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि क्वेश्चन के अंदर कभी कभी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, वहाँ पे ना उसमें पेमेंट साइड जो होती है वहाँ पे इन्वेस्ट ऐसे दिखा देता है 8% इन एफडी या 8% इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और यहाँ पे लिख देता है 1 लाख, ठीक है। मान लो अभी फिलहाल कोई डेट दे रही है, तो यहाँ पे क्या है कि, और इस तरफ आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन आपको देखो यहाँ पे मानना पड़ेगा ना ये 1 लाख का 8%, 8,000 रुपये तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। इसका मतलब इंटरेस्ट एक्रू तो हुआ, बस रिसीव नहीं हुआ। और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे पता चलेगी, ये रिसिप्ट साइड थी आपकी, इस साइड में आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, इसका मतलब रिसीव नहीं हुई, तो इसका मतलब ये दो जगह जाएगी। पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो जाएगी, प्लस में बैलेंस शीट में भी जाएगी एज अ करंट असेट्स, एज अ करंट असेट्स के रूप में बैलेंस शीट में भी जाएगी। इस बात का ध्यान, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को करते समय। क्वेश्चन में ये चीज़ें मिसिंग हो सकती है, क्वेश्चन साइलेंट हो सकता है, लेकिन आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पे अगर आपको डेट गिवन है तो आप डेट के हिसाब से देख लीजिए। जैसे बोलता है कि हमने 1 अक्टूबर को बाई की थी, तो कोई बात नहीं, 1 लाख का 8% 8,000 होता है, और हमें 6 महीने का मिलेगा, तो 12/6 किया तो ये आ गया आपका 4,000। और दोनों जगह आ जाएगा, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आ जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में भी आ जाएगा एज एन आउटस्टैंडिंग है, तो असेट के रूप में। पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे आपको यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इफ़ सम अमाउंट पार्शियल अमाउंट, देखो कुछ अमाउंट आपको या फिर कुछ पार्शियल अमाउंट आपको, ठीक है, रिसीव फॉर सच, कुछ इंटरेस्ट के लिए रिसीव हुआ, तो इट शुड बी डेबिटेड, डेबिट करना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जितना मिला उतना रिसीव पेमेंट अकाउंट में लिख देना ऑन, यह है कैश बेसिस के रूप में। किस बेसिस पे लिखना है? कैश बेसिस में। लेकिन अगर अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ है शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट, उसे बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग करंट सेट्स में, क्योंकि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो किस बेसिस पे बना होता है? एक्यूरेट बेसिस पे बनाना होता है, और हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है कैश बेसिस में। तो हमें कैश बेसिस में जो लिखा वो बात की बात है, लेकिन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो एक्यूरेट बेसिस पे लिखेंगे ना, चाहे कैश आए या ना आए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कितना आए ये भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हाँ एक्रू कितना हुआ उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। ये साइलेंट चीज़ें जो बच्चे कंसीडर करना भूल जाते हैं, ध्यान देना भूल जाते हैं, और ये पॉइंट मिस हुआ है तो आपका आंसर गलत आ जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा, भनक तक नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, लास्ट आपका न्यूज़पेपर हो गया। देखिए न्यूज़पेपर क्या होता है, ये डेली बेसिस पे छपता है, ठीक है, डेली बेसिस पे छपता है, और डेली बेसिस पे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, और इसकी लाइफ एक ही दिन की होती है, नेक्स्ट दिन तो वो पुराना हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप न्यूज़पेपर को बाय करते हो तो आप उसे एक्सपेंस मान लेते हो, और कहाँ चार्ज करते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वैसे ही इसको बेचने पे, इसको सेल करने पे जो पैसा आएगा उसे आप इनकम मान लेना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेल डाल देना। सर कितने का डालें? सेल मतलब मैंने ये जो मेरा न्यूज़पेपर था, ये मेरा 2 रुपये का न्यूज़पेपर था, ठीक है, मैंने इसे 1 रुपये का बेचा, या मैंने इसे 2 रुपये का बेचा, या मैंने इसे 3 रुपये का बेचा, कितना ट्रांसफ़र करूँ? 2 रुपये नहीं, जितना भी पैसा आएगा आप उसे पूरा इनकम में ट्रांसफ़र करो, क्योंकि आपने बाई कितने में किया था, आपने पूरा एक्सपेंस मान लिया था, तो उसको सेल करने पे जितना पूरा आएगा उसे आप इनकम मान लोगे, ठीक है। बिल्कुल सेम आपका जैसे पहले मैंने बात करी थी, बिल्कुल सेम उसी की तरह कि अगर आपने किसी चीज़ को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज किया है एज ए एक्सपेंस, तो उसको सेल करने में जितना भी नेट प्रोसीड्स आएगा तो उसको पूरा इनकम मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप परचेज़ करते हो, परचेज़ को आप एक्सपेंस मानते हो, गुड्स की परचेज़ करते हो ना, उसको एक्सपेंस मानते हो, तो सेल भी तो आप पूरा ही लिखते हो,
उसको पूरा इनकम मानते हो। ये तो है नहीं कि उसमें से आप बाइफरगेट करते हो, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग निकालते हो। ये क्या होता है, आप रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसके प्रॉफिट को अलग कर देते हो। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। आप टोटल अमाउंट सेल को ही इनकम मानते हो और परचेज को एक्सपेंस मान लेते हो, ठीक है। तो अगर न्यूज़पेपर के बेचने पे कोई इनकम अगर होती है, इट इज़ जनरली कंसीडर एज रिवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंडिचर माना जाता है न्यूज़पेपर बाई करने का, तो इसलिए उसको चार्ज करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंस के रूप में। लेकिन अगर कोई अमाउंट रिसीव्ड हुआ है इसके सेल पे, सच ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचने पे शुड बी ट्रीटेड एज एन रिवेन्यू रिसिप्ट। तो उसे हम क्या मानेंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। सो भी चार्ज, और उसे चार्ज कर दिया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज अ इनकम, ठीक है। अच्छा, और आइटम भी हो सकते हैं, और आइटम भी हो सकते हैं। मान लो आपने फिक्स असेट्स को बेच दिया, ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड फिक्स असेट, तो क्या होगा? वही आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सिर्फ उसी को कहाँ कैरी फॉरवर्ड करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि बुक वैल्यू को आपने कभी एज ए एक्सपेंस डेबिट नहीं किया था, तो पूरी वैल्यू को, उसकी बुक वैल्यू को एज ए प्रॉफिट इनकम के रूप में क्रेडिट क्यों करोगे? नहीं करोगे, ठीक है। बात बराबर होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे मेरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ वो मैं CS के क्वेश्चन उठा, CS के, सॉरी CS नहीं, CMA जो कोर्स है उसके फाउंडेशन में से मैंने देखी थी। उसके फाउंडेशन में उनका जो स्टडी मैट होता है, ठीक है, जो लोग फाउंडेशन कर रहे हैं उनको अगर कोई दिक्कत है, उनके लिए मैंने फाउंडेशन का जो स्टडी मैट है वो उठाया। उसमें जो स्टडी मैट के जो क्वेश्चंस है उसमें से सिर्फ मैं MCQ ही कराने वाला हूँ। MCQ पूरे एक बारी में, मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। उसमें अगर 40 क्वेश्चन होंगे तो हमें मैक्सिमम 40 क्वेश्चन लगेंगे। कंसीडर करके, आपस में कंसल्ट करके, बातचीत करने के बाद भी हमारे को 40 मिनट का 40 क्वेश्चन को 40 मिनट ही लगेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी जिसके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट में लेके। टेलीग्राम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।